देखिए आज का टारगेट है कि आपके जो भी डाउट एनपीओ के उनको लेके वाइंड अप करें, उसको इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। रिवीजन मैंने वो 3-3 घंटे की क्लासेस करके कराया था, कुछ बैठे कुछ नहीं बैठे, अब वो भी नहीं देखेंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ। फिर भी ये बोल रहा हूँ आप लोगों से कि अगर किसी को परेशानी होती है तो बैठे मेरे पास एक्स्ट्रा क्लास में आके, यहाँ पर इसके बाद बैठ के कर सकता है काम, बैठ के करे। इसके बाद जो क्लास होती है वो छोटे बच्चों की होती है, दे आर डूइंग फंडामेंटल्स, यू हैव टू डू वट एवर यू वांट टू डू। आप बैठ के कर सकते हैं उसको, 6 बजे के बाद आके कर सकते हैं अगर ऐसा मन करता है तो, यू कैन डू एंड यू कैन सिट हियर। नाउ आई डिस्कस विद यू कि हमें क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए कि आगे आने वाले एग्जाम में हमारे नंबर जो है 95 से ऊपर जाएं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मान लो किसी बच्चे का नंबर सपोज 39 है, तो 39 का सुनो सुनो, किसी बच्चे का नंबर अगर 39 है, आज तारीख कितनी है? 25 शायद, 25। और ये हम लोग लेके चल रहे हैं मंडे वेडनेसडे फ्राइडे का 12th रिवीजन एनपीओ डाउट क्लियरिंग क्लास। ठीक है। अब क्या है कि अगर आपके पास 39 मार्क्स आपके पास आए हैं, उसका 20% कितना हो जाता है बताइए मुझे? 7.8। एग्रीड। और जो दूसरा 40 नंबर का पेपर, अगर उसमें से आप 40 लाते हैं और उसका वेटेज कितना है, उसका 80% वेटेज है, तो कितना बन जाएगा ये बताइए? 32। तो टोटल कितना बन गया? 39.8। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 40 में हो जाएगा, मतलब 40% हो जाएगा पूरा। ठीक है। 39.8 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ तो कितना आता है बताइए जरा, बोलो। 79.6 को 80 कर सकते हैं, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। 0.5 से ऊपर है। 79 भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। 79 और 20 अगर आपको बीच में मिल गया इंटरनल में, तो आपको कितना मिलेगा? 99। आपका 99 100 आप अभी प्लेस कर सकते हैं अपने आप को। लेकिन अगर किसी बच्चे के 33 है सपोज, 33 का 20% करें कितना आता है? 6.6। 40 में से अगर वो 40 ले आता है तो 40%, 80% बनता है तो कितना बनता है उसका? 32। कितना बन गया ये? 38.6। 38.6 को कितना कर सकते हैं आप लोग? 39 कर सकते हैं। 39 को अगर डबल करूंगा तो कितना आ जाएगा? 78 तो तब भी आ जाएगा, है ना? ऐसा भी हो सकता है। ऐसा होने का मतलब अब 20 नंबर में अगर और भी डालता हूँ तो भी 98 पे आप, मतलब अगर आप 33 तक भी हैं तो भी आपके चांसेस 98 लाने के हैं, बशर्ते कि आप इस एग्जाम में पूरे में से पूरे लाएं। और इस एग्जाम में पूरे में से पूरे लाना कोई बहुत मुश्किल टास्क नहीं है। 3-3 नंबर के क्वेश्चन है, 5-5 नंबर के क्वेश्चन है, और क्या है? फुद्दू सा कैश फ्लो है, हल्का फुल्का सा एनपीओ आता है, 3-3 नंबर का सब्सक्रिप्शन, ये सब मालूम है कि क्या क्या आने वाला है। फंड बेस्ड अकाउंटिंग बोल दें, पवेलियन फंड बोल दें, टूर्नामेंट फंड बोल दें, उसमें से कोई एक क्वेश्चन आ जाएगा। सब्सक्रिप्शन बोल दें, कंज्यूमेबल आइटम बोल दें, 2 क्वेश्चन, मतलब 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन वैसे 3 नंबर का क्वेश्चन वैसा आ सकता है। 5 नंबर का क्वेश्चन जिसमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए बोल सकते हैं, वो आ सकता है। इश्यू ऑफ डिवेंचर्स में 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। रिटायरमेंट टेस्ट में 3 नंबर का क्वेश्चन है। कैश फ्लो में 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो बहुत, और कोई पेपर ऐसा नहीं है कि जो 2 घंटे में पूरा ना हो सके। तो क्या करना है आपको? अब क्योंकि आपने चैप्टर रिवाइज कर लिए, चीजें बहुत सारी कर ली, तो आपको क्या करना है? सैंपल पेपर प्रैक्टिस करना शुरू करना है। बिल्कुल वही तरीका जो मैंने आपको फर्स्ट टाइम में बताया था कि चॉइस के साथ 2 घंटे में सॉल्व करो बस। और क्योंकि अब डिस्क्रिप्टिव है, तो जिनकी हैंडराइटिंग वाहियात है उनके कम से कम 40 में से 6 नंबर कटने के चांसेस तो बनते हैं। तो अब आप सोचिए कि अगर आपके फर्स्ट टर्म में कुछ नंबर थे और यहाँ भी 40 में से 6 नंबर खा जाते हो, तो आपका इफेक्ट क्यूमुलेटिव हो जाएगा। क्योंकि सेकंड टर्म में जितने ज्यादा नंबर आएंगे उतनी फर्स्ट टर्म की जो डिसएडवांटेज थी वो कवर अप होगी, और सेकंड टर्म में जितने नंबर कम आएंगे उतना फर्स्ट टर्म का लॉस आपको ज्यादा झेलना पड़ेगा। तो आपके उसको चॉइस नहीं है, सेकंड टर्म में आप मेहनत करिए। दूसरी चीज, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर आप तो जब एंट्रेंस कॉमन हो रहा है, तो तुमने शायद ये नहीं सुना कि कॉमन एंट्रेंस जो हो रहा है वो एनसीईआरटी बेस्ड है और सब्जेक्ट बेस्ड है, तो सब्जेक्ट तो फिर भी पढ़ना पड़ेगा, है ना? अच्छा, अब मान लो कि आपने एंट्रेंस को फोड़कर एसआरसीसी ले लिया और आपकी रिक्वायरमेंट है 50% आपके 12th में होने चाहिए, तो आपकी 12th में 50% है और आप एसआरसीसी के ग्रेजुएट हैं। एक बच्चा जिसके 12th में 95% है और एसआरसीसी का ग्रेजुएट है, प्लेसमेंट पहले किसे मिलेगी? बढ़िया कंपनी किसे मिलेगी ये बताओ मुझे? 50% वाले को? 50% वाले को लेंगे ही नहीं वो। 50% क्या रखता है आपको मालूम है? जो बेहतरीन कंपनी हिंदुस्तान की है उनमें बोलते हैं 2 चीजें, एक तो थ्रू आउट फर्स्ट डिवीजन, और दूसरा क्या बोलते हैं? नन ऑफ द क्वालिफिकेशन मस्ट बी फ्रॉम डिस्टेंस मोड। जो होना चाहिए रेगुलर होना चाहिए, डिस्टेंस एजुकेशन कोई भी हो आपकी, आपको लेंगे इन नौकरी में।
ये तो नौकरी की बात है, अगर आप अपना स्टार्टअप करेंगे वो बात अलग है ना। और स्टार्टअप की भी क्रेडिबिलिटी किससे होती है भाई? अच्छा एक बात बता, क्यों आईआईएम अहमदाबाद के या आईआईएम लखनऊ के, आईआईएम कानपुर के जो लोग हैं, कोलकाता के लोग हैं, बहुत सक्सेसफुल होते हैं? क्यों? स्टार्टअप में देखो जरा, किसी भी स्टार्टअप को उठा के देखो, उनकी डिग्री आईआईएम्स या फिर फॉरेन के बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन से होती हैं। बहुत कम स्टार्टअप ऐसे हैं, अगर मैं बोलूँ तो, जिन्होंने वाकई स्क्रैच से काम करा और आगे बढ़े। या आईआईटी के होते हैं, वो क्यों इतने पॉपुलर होते हैं, कितने सक्सेसफुल होते हैं? भाई ब्रांड होता है उनके साथ ना। एक आदमी एक आदमी $70 मिलियन आपको क्यों देगा? क्यों देगा? कि इग्नू से आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है इसलिए देगा? देगा क्या? उन्हें मालूम है आईआईटी दिल्ली के लोग कहाँ पहुंचे हुए हैं, सत्या नडेला पहुंचा हुआ, वो वहां पहुंचा, दुनिया भर के लोग पहुंचे हुए हैं। तो इफ यू आर प्लेस्ड इन अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट, इन ग्रेजुएशन, इन पोस्ट ग्रेजुएशन, तो आपके स्टार्टअप के सक्सेसफुल होने के चांसेस भी बहुत अच्छे बन जाते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि भाई हम मेक इन इंडिया को फाइनेंस करेंगे, तो एक बार बताइए, कोई बैंक आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बेस पे तो फाइनेंस देगा ना आपको? भाई आईआईएम इंदौर से पढ़ा हुआ बच्चा है, आईआईएम लखनऊ से पढ़ा हुआ है, आईआईएम अहमदाबाद से पढ़ा हुआ है, एसआरसीसी ग्रेजुएट है, तो बैंक उसे फाइनेंस देगा? या स्वामी श्रद्धानंद से लटक लटक के जिसने बीकॉम ऑनर्स करके उसको देगा? किसे देगा? एंट्रेंस इज इंपॉर्टेंट, बट ट्वेल्थ की पढ़ाई उसके साथ साथ इक्वली इंपॉर्टेंट है। जहां स्क्रीनिंग होगी ना, स्क्रीन आउट करने में, और ट्वेल्थ के नंबर आएंगे। तुम एसआरसीसी के गोल्ड मेडलिस्ट हो, लेकिन तुम्हारे ट्वेल्थ में 50% नंबर हैं, तुम 90% और नॉन गोल्ड मेडलिस्ट से पिछड़ जाओगे। तो ट्वेल्थ को, मतलब तुम सोच के चल रहे हो कि अभी बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है, धुंध छप, बिल्कुल बहुत क्लैरिटी नहीं है। देर आर नोटिफिकेशन, देर आर मेरे सर्कुलर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। अभी तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर खुद ही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये होने क्या वाला है और कैसे होने वाला है। आप सोचिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उसको कोई एग्जाम कंडक्ट करने में कम से 6 महीने पहले, 9 महीने पहले नोटिस देना पड़ता है कि हम एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। आपका क्या चल रहा है अभी बताइए मुझे? मार्च खत्म, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर में प्रैक्टिकल कराओगे क्या आप? सितंबर में एंट्रेंस कराओगे क्या? आज आज डिसाइड करता है। अभी 4 दिन 5 दिन पहले तो नोटिफिकेशन ड्यू ने न्यूज़पेपर्स में अनाउंस करवाया, और अप्रैल मई और जून और जुलाई, जुलाई में अगर एंट्रेंस कराते हैं, जुलाई में एंट्रेंस कराने में बहुत मुश्किल काम मुझे लगता है बन सकता है वो। तो आपके पास बचता क्या है? आपके पास ये बचता है कि आपके पास 1 महीना बिल्कुल इफेक्टिव अप्रैल में, क्योंकि अप्रैल में कोई एग्जाम नहीं है आपका, आपके एग्जाम तो मई से शुरू हो रहे हैं। तो क्यों ना इस अप्रैल में अपने 5 सब्जेक्ट पे जान लड़ा दो पूरी, अपने एंट्रेंस पे जान लड़ा दो। एंट्रेंस पे जान लड़ाने का टाइम तो आपको थोड़ा सा ट्वेल्थ के बोर्ड के बाद भी मिलेगा, लेकिन ये मेरी बात समझना, ट्वेल्थ के बोर्ड के बाद बंदा एग्जॉस्ट हो जाता है, इतना एग्जॉस्ट हो जाता है मेंटली, उसका मन ही नहीं करता पढ़ने का। यार भाड़ में जा, पढ़ा नहीं पढ़ता मैं, वो क्रिकेट खेलता गली मोहल्लों में, ऐसी हालत हो जाती है। तो अपने रिदम और अपने टेम्पो को बना के रखे और खाना पीना ठीक खाएं भाई, यू विल हैव सक्सेस विद यू। तो अगर नंबर कम आ गए ना, ये 30-35 के रेंज में भी है, तो भी आप 98 तक जा सकते हैं। 98 इज नॉट बैड, आज के सिनेरियो में 95 इज ऑल्सो नॉट बैड। 95 तक तो ले आओ यार, अच्छे नंबर होते हैं। और तुम्हारा कंपटीशन है तुम्हारे साथ, तुम्हारी कैटेगरी के लोगों के साथ। यू डोंट हैव एनी कंपैरिजन विद द गवर्नमेंट स्कूल्स या अलग स्कूल्स। वहां तो उन बच्चों के, एक गवर्नमेंट स्कूल्स के में एक है, गवर्नमेंट स्कूल्स का, गवर्नमेंट एडेड स्कूल दिल्ली का, मैं 3 साल पहले वहां प्रिंसिपल के इंटरव्यू के लिए गया था। तो मैंने देखा उनके ऑनर बोर्ड पे हाईएस्ट जो था कॉमर्स का वो 72% था, ह्यूमैनिटीज का हाईएस्ट था उसका 68%, साइंस वहां थी नहीं। तो 72% में स्कूल टॉपर था वहां पर। और यहाँ तुम अपने स्कूलों में हालत देखो, 72% तो क्या होता है, चल चल भिखारी कहाँ चला आ रहा है, ये हालत होती है। गिरते पड़ते लोग भी 93% पे चले जाते हैं। पिछले जन्म में तूने मोती दान करे बेटा, बस। ठीक है, तो चलो पिछला जन्म छोड़ दीजिए, इस जन्म और इस जन्म में आने वाले महीने की बात करते हैं। तो अब एनपीओ टॉपिक आपने देख लिया, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 3 8 का आएगा, एक एक नंबर के 2 आएंगे, 10 नंबर तो हो ही गया वैसा, अच्छी खासी वेटेज है भाई। तो एनपीओ को जो मैंने क्वेश्चंस करवाए थे आपको, एनपीओ को जो चीजें लेके चलता, उनमें बताइए आपको कहाँ कहाँ तकलीफें हुई, प्रैक्टिस करा किसी ने जो तकलीफ होगी? बताओ नैना बेटा बताओ। फंड बेस अकाउंट में यार, मतलब इतना एलोबरेटली मैं बोल चुका हूँ सारी की सारी चीजें। मैंने पवेलियन बता दिया, मैंने टूर्नामेंट बता दिया, मैंने इन्वेस्टमेंट बता दिया, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड फिर कहाँ?
बिल्डिंग फंड, रुक जा, बिल्डिंग फंड है ना जो बेटा, बिल्डिंग फंड, उसमें कुछ है ही, कुछ रखा ही नहीं है, एक झोला छाप क्वेश्चन आता है वो। अगर तुम्हारे पास नोट्स हैं एनपीओ के तो उसी को खोल के देख लो, मैं दिखा देता हूँ तुम्हें उसमें बिल्डिंग फंड से रिलेटेड चीजें जो उसके अंदर देख सकते हैं अभी, जस्ट शोइंग इट टू यू। और इस महीने के आखिर तक मैं रिवीजन कराऊंगा, उसके बाद आई विल नॉट गो फॉर एनी रिवीजन। उसके बाद जिसे पढ़ना है वो 1 to 1 पढ़ेगा, मैं रिवीजन नहीं कराऊंगा उसके बाद। क्या कितना रिवीजन करेंगे उसके बाद यार, तुम्हें रिटर्न टेस्ट लिखने 2-2 घंटे की, तुम वो लिखोगे जैसे हम पहले करते थे अलग अलग स्लॉट में बुला के। हाँ वो ठीक है, 1 तारीख से शुरू कर देंगे, क्योंकि 31 तक एक को मेरा एक प्रैक्टिकल है, उसके बाद हम शुरू कर देंगे। तो जो आपका रेगुलर स्लॉट होगा उसमें आप अपना टेस्ट लिख के जाइए। हफ्ते में 2 टेस्ट तो कर ही सकते हैं हम लोग, और उसके बाद तो इट विल नॉट बी एनी, हाँ टेस्ट लेके और उस टेस्ट का जो डिस्कशन होगा वो हम कर सकते हैं रेगुलर क्लास में। एनपीओ का मैं आपको ऐसा डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूँ, उसी को डॉक्यूमेंट को देखिए आप। And I have given the document to each and every one of you. सबको दिया गया था, सबके पास होगा। स्पंदन तुम्हारे पास होगा ना ये डॉक्यूमेंट शायद, you have this document with you? स्पंदन? yes sir है। जो नोट्स देखे पढ़ लो भाई इनको, इनमें सब कुछ लिखा हुआ है, एवरीथिंग बहुत डिटेल, बहुत आराम से, बहुत छोटा बड़ा सब कुछ करके लिखा हुआ है। पेज नंबर 11 पे चली जाए जरा, पवेलियन फंड वाला ट्रीटमेंट अपने सामने देख लो, दिख रहा है? नजदीक बैठ जाए थोड़ा सा, दिख रहा है ना पवेलियन फंड का ट्रीटमेंट, दिख रहा है सभी के पास? अब क्या तुम्हारे पास भी नहीं है, कागज है ही नहीं है, कहाँ है फिर? जब आपको बोला गया कि आज एनपीओ को हम रिवाइज करें तो कागज होने चाहिए ना तुम्हारे पास। एक बच्चे ने मुझसे बोला कि पवेलियन में क्या परेशानी है कि पवेलियन फंड अगर आपके पास गिवन है और कैपिटल फंड भी गिवन है तो दोनों को, पवेलियन फंड को लायबिलिटी में डाल दीजिए, कैपिटल फंड को भी लायबिलिटी डाल दीजिए, खत्म, और कुछ नहीं करना। केस 1 देखिए, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन इज 2 लाख, कंस्ट्रक्शन वर्क इज इन प्रोग्रेस, हैज नॉट येट कंप्लीटेड, कैपिटल फंड 6 लाख रुपए का था। तो कैपिटल फंड 6 लाख रुपए का, लेकिन पवेलियन फंड कितने का वो तो मालूम ही नहीं है आपको, लेकिन पवेलियन इन प्रोग्रेस है। आप ऐसा भी कर सकते थे क्या कि पवेलियन फंड को डैश करके आप, यू कैन डू इन दिस वे, देखिए आप ऐसा भी कर सकते थे, दिस इज योर बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट आपके पास आई है, ठीक है, ऐसा करके यहां आपने लिख दिया पवेलियन इन प्रोग्रेस। अभी मैं हटा दूंगा इसको, पवेलियन इन प्रोग्रेस कितने का बोला इस क्वेश्चन में, पवेलियन इन प्रोग्रेस 2 लाख रुपए का, ठीक है। कैपिटल फंड कितने का बोला गया आपको, 6 लाख रुपीज का, ऐसे कर दिया, प्लस कर दिया 2 लाख रुपए यहाँ पर, तो कैपिटल फंड कितने का हो गया, 8 लाख का, और इधर पवेलियन फंड कितने का आपको नहीं पता, डैश माइनस कितना, 2 लाख, क्योंकि ट्रांसफर कर दिया आपने, तो यू विल राइट दिस वैल्यू, इस तरह से आप इसको शो कर सकते थे। ऐसे भी देखिए, मैं हटा रहा हूँ स्क्रीन से, देखिए यू कैन शो इन दिस वे, ऐसा भी शो कर सकते थे। कैपिटल फंड 6 लाख का रखा, यहाँ पवेलियन फंड का जो भी अमाउंट रहा, मुझे नहीं पता ना, क्वेश्चन में तो दे नहीं रखा, माइनस करा यहाँ से 2 लाख और उसको ऊपर जोड़ दिया। क्या हुआ कि जब आपने पवेलियन फंड, देखो ये हमारे पास रेवेन्यू रिसिप्ट बननी चाहिए थी, लेकिन ये कैपिटल रिसिप्ट है, हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन है ना। जब मेरा पवेलियन फंड 2 लाख के बराबर हो गया तो ये ऑब्लिगेशन 2 लाख से खत्म हुआ, ये मेरे सरप्लस में गया, ये मेरे इनकम में गया, इनकम से सरप्लस में जुड़ा, सरप्लस से कैपिटल फंड में तो जुड़ेगा, ठीक है। इधर से मेरे बैंक से पैसा क्या होगा, इधर मेरा बैंक एसेट्स बढ़ गया। जबकि टूर्नामेंट फंड में क्या होता है, टूर्नामेंट फंड में ये होता ही नहीं कुछ, खर्चा ही खर्चा होता है सिर्फ, है ना, डेड कॉस्ट होती है वो तो हमारी। तो आपके पास इस तरह से चीजें चलती हैं। अब ये और चलिए जरा और देखिए स्क्रीन पर आप अपनी गिवन सॉल्यूशंस देखिए। केस 2 देखिए, अब आपके पास केस 2 में क्या दे रखा है, सीधे केस 2 आपके पास बोला गया है कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ फंड का है 5 लाख रुपए का, ओपनिंग बैलेंस ऑफ पवेलियन फंड है 5 लाख रुपए का, ठीक है जी। और पवेलियन फंड, अच्छा, और बोल रहे 2 लाख रुपए का कंस्ट्रक्शन हो गया, तो यहाँ 2 लाख माइनस करा, देखो कर दिया, तो लायबिलिटी से 2 लाख माइनस करा और उसे क्या कर दिया, ओपनिंग बैलेंस ऑफ फंड कैपिटल फंड में से जोड़ दिया, बराबर। और एसेट साइड में क्या कर दिया, पवेलियन इन प्रोग्रेस 2 लाख लिख दिया। और जो बैंक था, बैंक वो तो दिखता ही नहीं, वो तो फाइनल बैलेंस दिखता है भाई, होता तो बैंक से पैसा खर्च होगा, बिल्डिंग खड़ी होती चली जाएगी, ऐसा दिखता है ना। अच्छा ठीक है, तीसरा केस देख लीजिए, बस है ना, इससे ज्यादा केस कहाँ है इसके अंदर, कि 5 लाख और 5 लाख दोबारा से, आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन 2 लाख
और आपको डोनेशन फॉर पवेलियन कितने की मिल गई? 3 लाख की मिल गई। तो 5 लाख प्लस 3 लाख कितना हो गया? 8 लाख। डोनेशन टोटल 8 लाख की हो गई, माइनस कर दिया 2 लाख, तो कितना रह गया? 6 लाख। ये जो 2 लाख यहाँ से माइनस करा, इसे कैपिटल फंड में जोड़ दिया, बराबर। और जो पवेलियन इन प्रोग्रेस है वो तो एसेट साइड में आ ही जाएगी। अब अगर बैंक कहीं होता तो बैंक में 2 चीजें जुड़ती। एक तो जुड़ता क्या? डोनेशन फॉर पवेलियन फंड और एक्सपेंसेस। अब बैंक तो दिख ही नहीं रहा, इसलिए उसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन दिखेगी नहीं। अब है सबसे बढ़िया चीज, ये वाला केस 4। ये मैंने कहा था कि आप लोग मैंने हमेशा बोला कि ये आप लोग करेंगे, ठीक है। बताइए जरा केस 4 में क्या बनता है? केस 4 का आंसर, कैपिटल फंड 30 लाख का, बिल्डिंग फंड 18 लाख रुपए का, डोनेशन फॉर बिल्डिंग 20 लाख की, तो बिल्डिंग फंड टोटल कितने का हो गया? 38 लाख का। वो खर्चा हो गया कितना? 42 लाख रुपीस का। याद है जब हम टूर्नामेंट फंड बोलते थे, अगर एक्सेस खर्चा हो जाता तो कहां से पूरा करते थे? इनकम एक्सपेंडिचर से। यहाँ बताओ क्या करेंगे? क्या करेंगे? वही करेंगे ना, बोल लेना, वही करेंगे। बिंगो, है ना, ऐसे करेंगे। आओ मैं दिखाता हूं, शायद ऐसे करेंगे, लेकिन है ना, मुझे पूरा भरोसा कि तुम गलत करोगे और तुमने गलत किया। सेम विद शुक्ला, बता दो ना क्यों। अरे रुक तो जाना, बता रहा हूँ क्यों गलत किया। चल बता भाई, पहले बता पवेलियन कैपिटल फंड कितने का दे रखा है क्वेश्चन में? कैपिटल फंड कितने का है? कैपिटल फंड बताओ ना। 30 लाख रुपीस का। ठीक है जी। और पवेलियन फंड कितने का दे रखा है? बिल्डिंग फंड चलो कितने का? 18 लाख रुपीस का, प्लस डोनेशन कितने की आई? डोनेशन कितने की आई? 20 लाख रुपीस की। टोटल कितना हो गया? 38 लाख हो गया, करेक्ट। और आपने बिल्डिंग इन प्रोग्रेस कितने की हो गई? बिल्डिंग इन प्रोग्रेस कितने की हो गई है? 42 लाख रुपीस की। मतलब आपने 38 लाख से ज्यादा 4 लाख और एक्स्ट्रा खर्च करके आपने क्या कर दी? बिल्डिंग खड़ी कर दी, ठीक है। तो यहाँ डेफिशिएंसी होगी कितने की? 4 लाख की, है ना। तो भी माइनस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल फंड कितना? 38 लाख डाल देंगे और इसको नील कर देंगे, नील। और यहाँ प्लस कर देंगे क्या? 38 लाख। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 68 लाख की। एंड दिस इज योर आंसर। मैं रीजन बताता हूँ क्यों करते हैं ऐसा। समझ, अगर ये टूर्नामेंट फंड होता, टोटल कलेक्शन टूर्नामेंट की 38 लाख की, खर्चा कितना हो गया? 42 का, तो 4 लाख की डेफिशिएंसी इनकम एक्सपेंडिचर में चलेगी। भाई यहाँ 42 लाख रुपीस खर्च हुआ और 2 लाख रुपए की बिल्डिंग बन गई, तो डेफिशिएंसी कहाँ है? बताओ मुझे भाई। आपने पहले मेरी बात समझ, आपने बैंक से पैसा कितना खर्च किया होगा? 42 लाख। 42 लाख खर्च किया और बिल्डिंग कितने की खड़ी होगी? 42 लाख की। तो डेफिशिएंसी कहाँ है भाई? कहाँ है डेफिशिएंसी? बताओ मुझे। डेफिशिएंसी का मतलब है कि आपने खर्चा कर दिया, आपको कुछ मिला नहीं। जब मैं 42 लाख स्पेंड कर रहा हूं तो मेरी तो बिल्डिंग खड़ी हो रही है ना 42 लाख की, तो मेरी डेफिशिएंसी कहाँ है? प्रैक्टिकली मेरी डेफिशिएंसी कहाँ है? आप बताना है ना, कहाँ डेफिशिएंसी है? वाइस वर्सा, अगर मैं बोलूं किसके अंदर? टूर्नामेंट फंड के अंदर, तो टूर्नामेंट फंड का पैसा वहां पड़ा रहा होगा, कुछ एक्सपेंडिचर टूर्नामेंट फंड का कर दिया, एसेट्स थोड़ी दिखती है, दैट इज अ डेड कॉस्ट। कुछ हासिल थोड़ी होता है, तो इसीलिए डेफिशिएंसी कहाँ चली जाती है फिर? इनकम एक्सपेंडिचर से पूरी होती है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? पैसा खर्च हो रहा है, उसी के बराबर की एसेट्स क्रिएट हो रही है ना, तो डेफिशिएंसी हो ही कहाँ रही है? टूर्नामेंट फंड में 38 की जगह 42 खर्च हो गया, तो 4 लाख एक्स्ट्रा खर्च हो गए ना, ये तो होता है। लेकिन यहाँ 42 लाख खर्च हुआ, 42 लाख के बराबर 42 लाख की एसेट्स बन गई, तो एक्स्ट्रा कहाँ खर्च हुआ? जितना खर्च हुआ उतनी की एसेट्स बन गई। बोल तो, अरे बोलो, हुआ नहीं हुआ? नहीं अनिकेत, ऊपर से। तो इसीलिए टूर्नामेंट फंड जितना बनता है, ये पवेलियन फंड, बिल्डिंग फंड जितना बनता है उतना माइनस करके 0 कर देंगे, इसको वहां ट्रांसफर कर देंगे, ये अपनी जगह ठीक हो गया और वो अपनी जगह ठीक हो गया। अगर ये आ गया 99.9% बच्चे गलत करेंगे इसको। हाँ, बिल्डिंग पवेलियन में होगा, फिक्स एसेट्स की फॉर्म में होगा, फर्नीचर फंड में भी ऐसे ही होगा। लेकिन अगर टूर्नामेंट फंड हो गया, बट टूर्नामेंट हो यार, अच्छा एक बात बताओ, वर्ल्ड कप हो जाता है, क्या बचता है आपके पास? खाली मैदान, और कुछ नहीं बचता। लेकिन अगर आप किसी स्टेडियम के अंदर एक बॉक्स बना रहे हैं, पवेलियन बना रहे हैं, वो तो
टूर्नामेंट खत्म होने का तो दिखता है वो तो। हाँ, टूर्नामेंट फंड में रिटर्न थोड़ी मिलता है कुछ भी, तो इसलिए तो एक्सपेंसिव, इसलिए तो 42 वहां से खर्च होता है। कलेक्शन कितनी की थी? 38 की, 4 लाख की डेफिशिएंसी दिखती है ना फिर। लेकिन यहाँ 42 की कलेक्शन थी, लेकिन 42 ही खर्च हो रहा है। अच्छा मान लो आपके पास मान लो आपके पास 42 लाख रुपए, मान लो आपके पास 38 लाख था और आपने 42 लाख, तो 38 लाख रुपए का जो बैंक आपके पास पहले पड़ा हुआ था फंड के नाम का, वो खर्च किया, 4 लाख अपनी तरफ से पैसा और लगाया, और क्या खड़ा कर दिया? बिल्डिंग खड़ी कर दी ना 42 लाख की, तो फिर डेफिशिएंसी कहाँ हुई? तो तुम्हारी फर्म भूखी नंगी फर्म थोड़ी थी, 4 लाख तो तुम्हारे पास पड़े होंगे कहीं से, और वो 4 लाख से क्या हुआ? तुम्हारी बिल्डिंग ही तो बनी है। तो isn't it contributed towards formation of an asset? सब मैं तुम तो सुन, ये तेरे पास बैंक है, ये तेरे पास कितने का पड़ा हुआ है? मान लो 38 लाख रुपीस था तुम्हारे पास, किसका? पवेलियन का था, ये बिल्डिंग का फंड का था। क्या तुम्हारे पास कोई और पैसा नहीं रहा होगा? होगा ना। मैं मान के चलो मेरे पास 6 लाख पहले से पड़े थे, 10 लाख पहले से पड़े थे, तो मेरे पास कुल मिलाकर कितने का बैंक था? 48 का बैंक था, जिसमें से 10 लाख किसके थे? मेरे अपने पहले के पड़े हुए थे, और 38 लाख का मेरा पवेलियन फंड का पैसा था, ये बिल्डिंग फंड का पैसा था। अब मैंने इसमें से कितना खर्च कर दिया? 42 लाख खर्च कर दिया, तो कितना बचा मेरे पास अब पैसा? 6 लाख बच गया ना। तो मेरी डेफिशिएंसी क्या हुई? कुछ भी नहीं हुई। मैंने 42 लाख खर्च किया, मेरे 42 लाख का सामान खड़ा हो गया। वेयर इज द डेफिशिएंसी? ठीक है। दूसरी तरफ ये नहीं है, दूसरी तरफ बिल्डिंग फंड का हिसाब किताब है, मतलब टूर्नामेंट फंड का हिसाब है। मेरे पास 48 लाख, मेरे पास 10 लाख अपने थे और 38 लाख किसके थे? टूर्नामेंट फंड के थे। मैंने खर्चा कितना कर दिया? 42 लाख का। तो यहाँ से मेरा मेरा 38 की जगह कितना होगा? 42 खर्च हो गया ना, लेकिन साथ में कुछ आया? रिटर्न कुछ आया? नहीं आया ना। तो 38 तक तो मैं संभाल लूंगा, झेल लूंगा उसको। 4 लाख की तो डेफिशिएंसी होगी मेरी। अब कहाँ से पूरी करूंगा उसको? मैं एक्सपेंडिचर से पूरी करूंगा। ये फर्क होता है, ये टूर्नामेंट फंड का और पवेलियन फंड में डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट होता है, इसका ध्यान रखना है। और क्योंकि स्कूलों ने बहुत हाहाकार मचाया है, बहुत बर्बादियां फैलाई हैं, इसलिए दे मस्ट बी पेनलाइज आई थिंक। लेकिन उसके चक्कर में क्या होगा, जो सरकारी स्कूल हो गया या जो छोटे मोटे कुकर मुत्तों वाले स्कूल होते हैं दूर दराज गांव देहात के, उनको बेचारों को परेशानी हो जाएगी। तो पेपर जो है, मालूम है सबने पढ़ाई वढ़ाई नहीं करी है, तो पेपर का लेवल ठीक और मतलब एवरेज हो सकता है। ऐसे में आप लोगों के चांसेस बहुत अच्छे हैं कि आप क्या कर लें, स्कोर कर लें, अच्छा कर लें। फिर जिंदगी में पता है क्या मलाल लेता है? कि काश हम थोड़ा और पढ़ लेते। उन भाई को मलाल नहीं रहेगा, उनको तो वैसी मेहरबान होगी, यदि अल्लाह मेहरबान हो चुका है। लेकिन फिर भी ये आपको नहीं रहेगा गिल्ट की, यार काश थोड़ा पढ़ लेते। देखो बेटा, जो थोड़ा पढ़ना है वो इसी में 1 महीने में पढ़ना है। तुम में से कोई बंदा एसआरसीसी जाएगा, कोई 2 या 3 नंबर से एसआरसीसी छूट जाएगा, एंट्रेंस के 2-3 से भी। और 12th के नंबर तो खैर अब अभी क्लैरिटी नहीं है बिल्कुल। तो मतलब ये मत छोड़ो कि हाथ पैर छोड़ दो कि नहीं नहीं हम तुमने ये नहीं सोचा कभी कि जो 1-1 साल से कोचिंग ले रहे हैं वो ज्यादा नंबर लाएंगे, तुम जो 2-3 महीने में घुसे बैठे हो वो ज्यादा नंबर लाएंगे, एंट्रेंस की कोचिंग वाले। हम्म। तुम्हें तो वैसे भी लॉ कर रहे हो, तुम्हें क्या फर्क पड़ना है? बदल दिया इरादा? कहाँ? हाँ हाँ ऐसे। तो लेकिन फिर भी वहां पर भी अगर तुम्हें आगे प्रोग्रेस करनी होगी तो तुम्हारे मार्क्स तो मायने रखेंगे, ये काम चल जाएगा इतने से। दिया इतना, दिया फिर भी देख रही है, दिया फिर भी तुम्हारे पास चांस है ना? दिया कौन सा वाला? क्रिएटर अकाउंट बनाना? अभी क्रिएटर अकाउंट भी देख लेते हैं। पता नहीं, मुझे लगता है क्यों परेशानी इतनी आती है क्रिएटर अकाउंट बनाने में। नहीं, क्रिएटर अकाउंट क्यों बना रहे हो तुम? जब जरूरत हो तो बनाओ, अदरवाइज तो आपको देयर इज ओनली वन क्वेश्चन जिसके अंदर कंपल्सरी मुझे क्रिएटर अकाउंट बनाना पड़ता है, वो आपकी नोट्स में दे रखा है, अदरवाइज नहीं है जरूरत। देयर इज नो नीड। हाँ हाँ, तो बहुत सारी लेसन क्रिएटर के बिना भी सॉल्व हो सकती है ना। फिर भी क्रिएटर अकाउंट के अंदर क्या बनता है? देखिए ये क्रिएटर अकाउंट, देखिए मैं तुम्हें बताऊं, बेसिकली क्रिएटर अकाउंट ये होता है, आपको जो पढ़ाया जाता है क्रिएटर अकाउंट, ये होता है बैलेंस बीडी, यानी कि ओपनिंग क्रिएटर, ऐसा करके बैलेंस बीडी लिखेंगे ये वाला। ये होता है बैलेंस सीडी, यानी कि क्या होता है ये? नहीं, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, रुक जाओ।
हमारा नहीं, ठीक तो बोला मैंने, ओपनिंग क्रेडिटर तो उधर ही होते हैं, क्लोजिंग क्रेडिटर इधर ही होते हैं। देखो जरा, देखो क्रेडिटर अकाउंट खोल के देखो, यही होते हैं भाई। बैलेंस सीरीज जो है वो क्लोजिंग क्रेडिटर्स होते हैं, ठीक है जी। अब क्रेडिटर अकाउंट एक लायबिलिटी होती है, ये क्रेडिट साइड है, अगर बढ़ेगी तो क्या हो जाएगी इस तरफ, और घटेगी डेबिट साइड तो क्या हो जाएगा इस तरफ, माइनस इस तरफ प्लस इस तरफ, है ना। तो क्रेडिटर बढ़ता कब है, जब हम क्या करते हैं, क्रेडिट परचेज करते हैं, क्रेडिट परचेज, बोलिए, तब ये हमारे पास जनरली बैलेंसिंग फिगर बनती है, ऐसा करके होता है ना क्रेडिट परचेज करके। और अगर हम क्या करते हैं, घटता कब है, जब हम क्या करते हैं, बैंक बोल के क्या कर देते हैं, पेड टू क्रेडिटर्स, पेड टू क्रेडिटर्स होता है, ऐसे करके। और क्या क्या होता है इसके अंदर, उसके बाद क्या होता है कि दिस इज व्हाट, ये होता है क्या, ओपनिंग एडवांस, ठीक है जी, होता है ओपनिंग एडवांस ये वाला, और ये क्या होता है, क्लोजिंग एडवांस होता है, ऐसा करके। ये इन्फॉर्मेशन होती है आपके पास। लेकिन अगर देखा जाए तो क्रेडिटर अकाउंट के अंदर इसके अलावा भी चीजें जाती हैं, जो कि हम लिखेंगे नहीं, इसके अलावा भी क्रेडिटर अकाउंट के अंदर चीजें जाती है, क्या क्या जाती है देखें जरा इसके अंदर। अगर मेरा बीपी एक्सेप्टेड, अगर मेरा बीपी एक्सेप्ट हो गया तो भी मेरा क्रेडिट साइड में आता है, हालांकि 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट नहीं है। अगर मेरा बीपी डिसऑनर हो गया, बीपी एक्सेप्ट करने से क्रेडिटर बढ़ नहीं, बीपी एक्सेप्ट करने से क्रेडिटर घटते हैं, और बीपी डिसऑनर होने से क्रेडिटर बढ़ जाते हैं, ठीक है। और परचेजेस रिटर्न अगर हो जाए तो भी आपका क्या हो जाता है, क्रेडिटर अकाउंट, परचेज रिटर्न से क्रेडिटर घट जाएंगे ना, नहीं घटेंगे क्या, बोलिए। तो ये जो रेड से लिखे हुए ना, ये रेलेवेंट नहीं है आपके लिए। तो आपके पास जनरली क्या दे रखा होता है, ये पेड दे रखा होता है, ओपनिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस, तो या तो वो निकलेगी या ये निकलेगी, खत्म, इतना निकालना होता है। तो इसको बनाने में क्या दिक्कत आती है, ये तो एज एट ही है ना, जो बेटा अगर सब्सक्रिप्शन अकाउंट बताया था तो ये एज एट की वैल्यू होती है साल के आखिर में जो होती है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के दिखाया था तो क्लास में। ये अकाउंट कोई भी एज एट वाला ही होता है, अकाउंट के अंदर इंफॉर्मेशन या तो बिगिनिंग की होंगी या एंड की होंगी। तो आप क्रेडिटर अकाउंट बना के क्वेश्चन करिए, ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चंस को आप करना। तुम्हें लग रहा है कि परेशानी, निकाल कोई भी क्वेश्चन, मैं बता देता हूँ करके, टेक आउट एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक। देखो अब तुम्हें प्रैक्टिस सिर्फ तुम्हें करनी है, मुझे नहीं करनी है। मैं, कोई मेरे पास आएगा कि मुझे ये नहीं आता, मैं उसको वो करवा दूंगा, है ना। अभी भी अब अगर आपको निकालना कंज्यूमेबल आइटम, अगर आपके क्वेश्चन में परचेज गिवन है तो भाई ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक करते हैं। अगर ओपनिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस दे रखा है और परचेज शब्द नहीं है, तो फिर फॉर्मूले में चले के चलते हैं, ओपनिंग स्टॉक पेड टू क्रेडिटर्स। और मैंने रिवीजन में सिखाया था आपको कि अगर आपके पास ओपनिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर है तो पेमेंट साइड में जो अमाउंट है, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स है। और अगर ओपनिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर नहीं है तो जो पेमेंट साइड में अमाउंट दिख रखा है वो कैश परचेज कहलाती है, ये बताया था। तो जब ओपनिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस दे रखी है और परचेज भी दे रखी है, तो ओपनिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस यूजलेस है। लेकिन अगर क्वेश्चन में कैश परचेज दे रखी है और ओपनिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस दे रखी है, तो फिर आपकी क्रेडिट परचेज निकलेगी, और कैश और क्रेडिट करके टोटल परचेज निकलेगी। तो वैसा क्वेश्चन होगा, उस तरह से चलेगा। नोट्स में हर चीज लिख के दे रखी है, बस सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, पढ़ना है। आपको रिकॉर्डिंग्स वगैरह भेजी हुई है तो देखो तो सही यार उसको, 1.5 स्टार स्पीड्स में देख लो। जो हमने 3-3 घंटे की क्लास दी थी उसमें इफेक्टिवली हमने कितना, 1 घंटा 60, 1 घंटा 40 मिनट, 50 मिनट का करीब इफेक्टिव उसमें सामान आया था, रोक के समझा के ऐसे आया था। अब तुमने जैसे मिस करी थी क्लास वो,